Hello everybody, good morning. Welcome to class. Welcome to today's class. Another lecture of biology cheat code. आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कब करेंगे, तो आज हम फाइनली इसको कर लेंगे। एक बार मुझे बता दो, ऑडिबल हूँ मैं, विजिबल हूँ, आवाज आ रही है, दिखाई दे रही हूँ सबको? थम्स अप दे दो मुझे चैट सेक्शन में। गुड मॉर्निंग बच्चे। एक बार बता दो फटाफट से तो वी कैन गेट स्टार्टेड। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एक एक लाइन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की रिवाइज हो जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो आनंद सर का चिंटू सबसे पहले आ जाता है। चिंटू सुप्रीमसी, सुप्रीमसी। ओ माय गॉड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चिंटू खूब पसंद है ना तुम लोगों को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज ठीक से आ रही है ना? ओके बढ़िया। चलो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, जिनको भी ऐसे लग रहा है 11th का रिवीजन नहीं होगा, होगा बेटा, हर तरीके से रिवीजन होगा। अब आप बहुत सारे रिविजन्स ऑलरेडी कर चुके हो है ना पूरी एनसीईआरटी के, तो ये और तरीके हैं हमारे पास अच्छे से फाइनल रिवीजन डन करने का। तो एक एक करके चैप्टर्स हो रहे हैं, बाकी भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, है ना? नहीं नहीं, दोनों होगा, चिंता मत करना, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज करेंगे। क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपने एक लाइन भी आउट ऑफ एनसीईआरटी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी है ना, मतलब कोई नोट्स नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं, आपने सिर्फ एनसीईआरटी रीड करी है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का रिवीजन होने वाला है, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करेंगे, लेकिन एकदम फाइनल। आज के बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका एकदम फाइनल हो जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करें, शुरू करें, तैयार हो एकदम? तो कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ साथ आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना, अपने मार्क्स एंड में लिखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप एक्चुअली कितना स्कोर कर रहे हो या कितनी और रिवीजन की जरूरत है ना? तो खुद अपना ऑनेस्टी के साथ आंसर्स करने की कोशिश करना, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। तैयार हो सब लोग? फटाफट से थम्स अप दिखाओ मुझे और हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से आ जाओ, शुरू करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, खुद से सॉल्व करना बेटा, खुद से जरूर सॉल्व करना सारे क्वेश्चन, है ना? ठीक है, जल्दी जल्दी सोहम, मिल जाएंगे आपको, सब सब मिल जाएगा, चिंता मत करो, सब प्लानिंग हो रही है आपके लिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी फिलहाल ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमको? द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। कौन से पाउच में होते हैं टेस्टिस, बताओ जल्दी से। कौन से पाउच में है टेस्टिस? स्क्रोटम, बहुत बढ़िया, स्क्रोटम के अंदर है, वेरी नाइस, ठीक है। आ रहा है, फ्लो आ रहा है। वापस से क्वेश्चन सॉल्व करने का, इधर आ जाओ, इंक्वायरी बाद में कर लेना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारे, ठीक है। अच्छा, इन ह्यूमंस स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन, स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, आंसर हो जाएगा सी। स्पर्म किस में प्रोड्यूस होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो, सर्टोली सेल्स विच लाइन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फ्रॉम इनसाइड। अभी आप लोग बी पर हो, सेकंड सेकंड आया नहीं आपके पास? लेट आ रहा है क्या चैट सेक्शन थोड़ा? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आगे देखो, सर्टोली सेल्स विच लाइन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फ्रॉम इनसाइड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं, जो अंदर से सर्टोली सेल्स वहां पर प्रेजेंट है। आपको नाम दे दिया सेल्स का, सर्टोली सेल्स। आपको बताना है क्या उनमें मियोटिक डिवीजन होता है? नहीं, वो स्पर्मेटोगोनिया में होता है। क्या ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं? बिल्कुल। क्या ये टेस्टिकुलर हार्मोन सिंथेसाइज या सिक्रीट करते हैं? नहीं, वो तो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स करते हैं, है ना? तो आंसर हमारे पास यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा बेटा? बी। आंसर फिर से क्या हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस बार आपको डायग्राम दे दिया, एनसीईआरटी का डायग्राम है आपके पास, बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसके अंदर क्या आ रहा है आपको रेफर करना है, ए बी सी डी, 4 लेबलिंग है आपके पास, और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पार्ट डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। मुझे सीधा सीधा बता दो, न्यूट्रिशन कौन देता है स्पर्म्स को? सर्टोली सेल्स। आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स हैं जो डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लेबलिंग देखोगे, यहाँ पर अगर आप लेबलिंग देखोगे तो इधर देखो, बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो इंटरस्टिशियल सेल्स है, जिन्हें आप लेडिक सेल्स भी बोलते हो, लेडिक सेल्स भी बोलते हो। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आ गया, है ना? अब यहां पर अंदर की तरफ जो लाइन है यहाँ पर जर्मिनल सेल्स की, वो तो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, तो ये आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया है जो मियोसिस करेगा अंदर की तरफ। ये देखो, ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर ये जो टेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये आपके पास क्या है? ये स्पर्म्स है, ये स्पर्मेटोजोआ है, मैच्योर स्पर्म है ना? तो ये जो सी है आपके पास वो स्पर्मेटोजोआ है।
वो स्पर्मेटोजोआ है। बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। अब एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट नहीं बनाई है, या ये शायद यहाँ पर क्वेश्चन लेते वक्त रह गई होगी, बट अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये सेल्स की मार्किंग यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक इन सेल्स की बात हो रही है जो अंदर की तरह सेल्स प्रेजेंट है जिनमें स्पर्म का हेड रहता है ना। तो ये वाले जो सेल्स हैं आपके पास, ये होते हैं आपके सर्टोली सेल्स, ये होते हैं आपके सर्टोली सेल्स, और यही न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, यही न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा सी। ये जो डी है ये आपके पास सर्टोली सेल्स है, ये न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ठीक है, आंसर होगा सी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट कंटेन लेडिक सेल्स। आपके लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर रहते हैं, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। लेडिक सेल्स कहां पर मिलते हैं आपको? इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड बाय। एंड्रोजन्स या टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कौन सिक्रीट करते हैं? आपके लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स को और किस नाम से जानते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। दोनों ही नाम एकदम करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। बोथ ए एंड बी, दोनों बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, जो लोग भी पीडीएफ मांग रहे हैं, ऑलरेडी टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ जा चुका है। कंप्लीट 12th, कंप्लीट 11th, सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर है। t.me/anandmani001 ज्वाइन कर लो। सॉल्व पीडीएफ जो मैंने क्लासेस में कराया वो उस चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, आंसर होगा डी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7, विच वन is odd from the following structures with reference to male reproductive system। अब ये एग्जाम्पलर में भी है तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ओड बताना है, मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है बेटा। तो रेडिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास एफ्रेंशिया, ये सब मेल एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। इस्थमस किसका पार्ट है? फिलोपियन ट्यूब का। फिलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आंसर फिर से क्या हो जाएगा? डी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, द वास डिफरेंस ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज। अब आपके पास पहले रेटिटेस्टिस, वहां से वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आपके ब्लैडर के पीछे से जाता है और यूरेथ्रा में ओपन करता है एज किसकी तरह? इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये फिर से हमने एग्जाम्पलर में क्वेश्चन किया है। यूरेथ्रा में कैसे ओपन करता है ये? एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमको, which of the following depicts the correct pathway of transport ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन का करेक्ट पाथवे। तो स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, वहां से पहले कहां जाएंगे? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया जो कि एफरेंट डक्ट्यूल्स होगी। वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। ये बिल्कुल करेक्ट है, पर हम बाकी भी रीड कर लेते हैं। रेटिटेस्टिस से पहले एपिडिडाइमिस फिर एफरेंट ट्यूब्यूल्स नहीं, पहले वासा इफ्रेंशिया आती है फिर एपिडिडाइमिस आती है ना। यहाँ पर इन्होंने वास डिफरेंस पहले लिख दी, ऐसा तो होगा ही नहीं। और पहले वासा इफ्रेंशिया बाद में रेटिटेस्टिस, ऐसा भी नहीं होगा बेटा। आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? बी। ये जो पाथवे है ना, इसको याद रखना। पाथवे रिलेटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं अलग अलग तरीके से। 4-5 ऑप्शंस दे रखे थे और आपको इनका सीक्वेंस बताना था कि स्पर्म का पाथवे क्या है। तो स्पर्म के पाथवे से क्वेश्चन आता है, इसको मार्क कर लो। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन के आता है, ये 1 2 3 4 दे देंगे, आपको सीक्वेंस बनाना होता है, वैसे आ जाता है। तो आपको पता है ना, पहले सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म्स बनेंगे, फिर जाएगा रेटिटेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, वहां से इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट। बेटा नोट को सर्कल क्या करो वरना गलती हो जाती है। ठीक है, विच वन इज नॉट एन एक्सेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं? रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, चारों ही हैं, चारों ही हैं। यूरेथ्रा आंसर हो जाएगा। यूरेथ्रा पहली बात मेल के इजैकुलेटरी डक्ट बनकर यूरेथ्रा में ओपन होती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है वो एक्सेसरी डक्ट का पार्ट नहीं है। एक्सेसरी डक्ट 4 ही होती हैं, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। आंसर होगा डी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11, इजैकुलेटरी डक्ट ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म टू द आउटसाइड थ्रू। इजैकुलेटरी डक्ट ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म टू दी आउटसाइड थ्रू। इजैकुलेटरी डक्ट किसके अंदर ओपन होती है? यूरेथ्रा। अभी आपने देखा यूरेथ्रा के अंदर ऐसी इजैकुलेटरी डक्ट वास डिफरेंस ओपन होती है, तो यूरेथ्रा से जाएगा, है ना। बाहर जाना स्पर्म्स का, इजैकुलेशन होना स्पर्म्स का इज थ्रू यूरेथ्रा, उसी में इजैकुलेटरी डक्ट ओपन करती है। आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। आगे देखो, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 फिर से हमारे पास एक डायग्राम आ रहा है, एनसीईआरटी का डायग्राम आ रहा है हमारे पास। देखो जरा, यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन मार्क नहीं है, तो आप इसको मार्क कर लो। ये एक्सेसरी डक्ट स्टार्ट हुई रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से आपके पास आया एपिडिडाइमिस,
वासा फ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस, ये जो गई ये वास डिफरेंस गई। तो जो ए मार्क्ड है आपके पास ये वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस है, ठीक है। फिर ये ओपन करती है यहाँ पर ब्लैडर में, यहाँ ब्लैडर के पीछे से, और इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में। यहाँ पर 3 ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन है। ये ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? सेमिनल वेसिकल्स जो कि पेयर्ड है, सेमिनल वेसिकल्स जो कि पेयर्ड है, एक सिंगल प्रोस्टेट होता है, एक सिंगल प्रोस्टेट होता है, और ये आ गया आपके पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये आ गया आपके पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर्ड है। ये आ गया आपके पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी 2 हैं, यानी ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। तो अब आंसर देख लो, आंसर आपके पास क्या आ रहा है? आंसर ए ही आ रहा है, आंसर आपके पास ए ही आ रहा है, बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में आपके पास आंसर आ रहा है, आंसर हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 फिर से हमको मैच करना है, पार्ट्स हमको गिवन है। सबसे पहले क्या लिखा है? पेनिस। तो पेनिस क्या हो गया आपके पास? मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया। फिर बताया ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस क्या होता है? एंड ऑफ पेनिस थोड़ा सा एनलार्ज्ड है, उसे आप ग्लैंस पेनिस बोलते हो, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। और उसी पोर्शन पर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है जिसे हम फोर स्किन कहते हैं, यहां पर मैच कर देंगे। जो आपका यूरेथ्रा है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग, वो जो पूरी डक्ट है दैट इज यूरेथ्रा, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को आप यूरेथ्रल मीटर्स बोलते हो, उसको यूरेथ्रल मीटर्स बोलते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 देख लो जरा, ऑप्शन कहाँ है? ए। ऑप्शन कहाँ है? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, फिर से यूरेथ्रल मीटर्स की बात हो रही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमने क्वेश्चन देखा है, जो यूरेथ्रा की एक्सटर्नल ओपनिंग है बेटा, उस पूरी डक्ट की, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, देखो यूरेथ्रा यहाँ पर यूरिनोजेनाइटल है क्योंकि यूरिन भी पास हो रहा है, स्पर्म्स भी पास हो रहे हैं वहां से। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उससे आप यूरेथ्रल मीटर्स बोलते हो, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को हम यूरेथ्रल मीटर्स बोलते हैं। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, ठीक है, बिल्कुल सेम उसका एक्सटेंशन था पिछले वाले क्वेश्चन का। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट, फिर से नॉट आया है तो उसको सर्कल करो, इनमें से कौन सा मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है? 3 मेल एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। तो जो नहीं है वो एम्प्यूला है। वैसे भी एम्प्यूला फिलोपियन ट्यूब का पार्ट है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आता। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया हेमा, नाइस संदीप। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, फिर से आपके पास एक मैच द फॉलोइंग आ रहा है। सबसे पहले आ रहे हैं सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स क्या है? जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, सीधा सीधा जहां न्यूट्रिशन है वहां सर्टोली सेल्स मैच कर देंगे। लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स हार्मोन सिक्रीट करेगा, एंड्रोजन सिक्रीट करेगा, तो टेस्टिकुलर हार्मोन्स पे उसको मैच कर देंगे। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या है? एक मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट है, वन ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट है, 4 पढ़ते हो उसमें से एक एपिडिडाइमिस है। यूरेथ्रल मीटर्स अभी आपने देखा, बार बार देखा, यूरेथ्रा के एक्सटर्नल ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है? 3 1 4 2, देख लो जरा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 17 हमें फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, सेमिनल प्लाज्मा की बात की है। अब सेमिनल प्लाज्मा के अंदर किस किस का सिक्रीशन है? सारी एक्सेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन है, सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन है, प्रोस्टेट का सिक्रीशन है, बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रीशन है, ठीक है, यूरेथ्रा का नहीं है। तो 1 बी होगा, 2 बी होगा और 4 बी होगा, आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर फिर से क्या हो जाएगा? बी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, आपको स्टेटमेंट्स रीड करनी है और इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, ठीक है। तो सेमिनल प्लाज्मा इज सिक्रीटेड बाय सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, तीनों का सिक्रीशन है, जी हाँ तीनों का सिक्रीशन है। इट इज रिच इन सुक्रोज एंड कैल्शियम, याद करो एनसीईआरटी क्या बताती है हमें? फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। कौन सी शुगर है? सुक्रोज नहीं है, फ्रक्टोज है, बाकी कैल्शियम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या उसमें कुछ एंजाइम्स है उस सिक्रीशन में? बिल्कुल कुछ एंजाइम्स है उस सिक्रीशन में, एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो करेक्ट कौन कौन सा बेटा? 1 भी करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है, आंसर सी हो जाएगा। वेरी नाइस। मानेपली, यही नाम है आपका, संबित, निशा, हेमा, वेरी नाइस बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, आपको रीड करना है और इस बार इनकरेक्ट बताना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इनमें से क्या इनकरेक्ट है आपको बताना है। इनकरेक्ट को सर्कल करो वरना गलती हो जाती है, सर्कल करना है, ठीक है। अच्छा आपको बताना है, अच्छा इट इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जी हाँ, मेल हो या फीमेल पेल्विक रीजन में है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, बिल्कुल सही बात है। हर टेस्टिस में 350 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, गलत, क्या डेटा दिया हुआ एनसीईआरटी में? 250। एक टेस्टिस में अराउंड 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल है और हर लॉब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है।
पीनिस जो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। बिल्कुल, इंसेमिनेशन फैसिलिटेट करने के लिए और इरेक्शन के लिए कुछ स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया पे, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट तो बस एक ही हो गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी, एमी, हेमा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आगे देखो, असर्शन रीजन करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, ये बात बिल्कुल सही है। कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम रखा जाता है यहाँ पे, है ना। द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी बिल्कुल सही बात है, और ये इसका एग्जैक्ट रीजन भी है बेटा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस पे लो टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट है, जहां थोड़ा सा कम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो ये करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, एकदम करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल, वेरी नाइस संदीप, रमेश, वेरी नाइस। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 21। आंसर अपने आप से बेटा अगर गलत कर रहे हो तो लिखना कि कहां पर गलती कर रहे हो, तभी फायदा होगा, वरना हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आपको कहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। तो अगर आप पर्सनली गलती करते हो उसको लिखना जरूर अपनी मिस्टेक नोटबुक में, ठीक है। आगे देखो 21st क्वेश्चन, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है। पीनिस के लार्ज पार्ट को आप ग्लैंस पेनिस बोलते हो, एंड पे जो प्रेजेंट है, जी हाँ। उस ग्लैंस पेनिस पे एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसे फोर स्किन कहते हैं, जी हाँ। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये दोनों सही जरूर है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, आंसर बी होगा। बहुत बढ़िया बेटा, आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं। ए नहीं होगा अनु, बी होगा बच्चों, ए नहीं होगा रौनक, बी होगा बेटा, बी होगा। कहाँ देखो, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना, बी होगा, बी होगा। आगे देखो 22nd, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर ओवरीज, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरीज, ये तो बहुत अच्छे से याद रखना, एग्जाम्पलर में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं आपके पास, है ना, मैच में भी आ जाते हैं। तो प्राइमरी फीमेल के लिए सेक्स ऑर्गन इज ओवरीज एंड मेल के लिए इज टेस्टिस, ठीक है। जो गैमेट बनाता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नोट आ गया, फिर से इसको सर्कल करना है, इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। सर्विक्स, मेमरी ग्लैंड, ओविडक्ट, सर्टोली सेल्स। बेटा सर्टोली सेल्स अभी आप मेल में पढ़ के आए, डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। आंसर क्या होगा, बी, आंसर क्या होगा, बी, वेरी नाइस संस्कृति, एमी, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, द पार्ट दैट कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, ठीक है। तो ओवरीज नहीं आएगा, ओवरीज नहीं आएगा, डक्ट, डक्ट बतानी है ना आपको, डक्ट बतानी है बेटा, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना आती है, ओवरीज इसमें नहीं आती। तो ए भी है, बी भी है, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी यहाँ पे, आंसर होगा डी यहाँ पे। देखो आप मेल एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ते हो वो 4 हैं, लेकिन फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स हमें 3 बताएंगे, याद रखना इनको, अलग अलग डक्ट्स अलग बताएंगे, ग्लैंड्स हमें अलग बताए, ठीक है। तो डक्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो 25, द फनल शेप पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब दैट रिमेन्स क्लोजर टू ओवरी, ओवरी के पास है और फनल शेप है, फेलोपियन ट्यूब का पहला हिस्सा जो फनल शेप है और ओवरी के पास है, उसे आप क्या बोलते हो, इनफंडिबुलम, उसे आप क्या बोलते हो, इनफंडिबुलम। उस इनफंडिबुलम पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी, जो एग पकड़ने का काम करते हैं, है ना। उस फनल शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो, इनफंडिबुलम, जो ओवरीज के पास है, ठीक है। आंसर होगा ए, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रहे हैं, द पार्ट ऑफ ओविडक्ट दैट जॉइंस द यूट्रस इज कॉल्ड, ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो यूट्रस में ओपन होगा, इस्थमस, लास्ट हिस्सा फेलोपियन ट्यूब का जो अब बस यूट्रस के अंदर ओपनिंग लेगा, दैट इज इस्थमस, दैट इज इस्थमस, इस्थमस, बी होगा बेटा, बी होगा यहाँ पे आंसर, इस्थमस, ठीक है। आगे देखें, आगे देखें, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड, यूट्रस को और किस नाम से जानते हैं, वूम्ब, जिसके अंदर आपका फीटस डेवलप करता है, इसलिए उसको वूम्ब भी कहते हैं, है ना, फीटस के डेवलपमेंट के लिए एक जगह मिलेगी, ठीक है। ओके, आंसर होगा ए बेटा, आंसर होगा ए। आगे देखो 28, द इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, अगर आप यूट्राइन कैविटी की बात करो तो 3 लेयर्स आती हैं आपके पास। सबसे बाहर एक थिन मेम्ब्रेन होती है, पेरीमेट्रियम, उसके अंदर एक थिक मेम्ब्रेन, थिक मस्कुलर लेयर है जो कि कंट्रैक्शन होता है जिसमें, दैट इज मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर ग्लैंडुलर लेयर है एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल अमी।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, द यूट्राइन लेयर दैट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने आपको अभी बताया सबसे अंदर वाली ग्लैंडुलर लेयर में ही साइक्लिक चेंजेस होते हैं। आपके फॉलिकुलर फेस में, ल्यूटियल फेस में वो डेवलप करती है और फिर मेंस्ट्रुअल फेस में उसकी शेडिंग हो जाती है ना। तो एंडोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें, which uterine layer exhibits strong contraction during the delivery of baby। जहां पर मसल्स प्रेजेंट है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो कौन सी लेयर है बेटा, थिक मायोमेट्रियम की लेयर है, मायोमेट्रियम की लेयर है। एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होंगे, कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम में होता है। मायो मसल से रिलेटेड है ना, आंसर बी होगा, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 31, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इंक्लूड। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस आता है, बिल्कुल आता है, ये आपका कुशनी पार्ट है जिसमें स्किन है और हेयर प्रेजेंट है। लेबिया मेजोरा, 2 फोल्ड्स मॉन्स प्यूबिस के डिसेंडेंट से बने हुए, ये भी एक्सटर्नल जेनिटिलिया में है। और क्लिटरिस, दोनों लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे जो प्रेजेंट है क्लिटरिस, ये तीनों एक्सटर्नल जेनिटिलिया के पार्ट है। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। ये सब, ये ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, क्या आ रहा है क्वेश्चन 32 में, The opening of vagina is often covered partially by a membrane। वजाइनल ओपनिंग पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे आप क्या बोलते हो, हाइमन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइमन। क्या बोलते हैं उस मेम्ब्रेन को, हाइमन। आंसर होगा ए। एक एक लाइन, मुझे लगता है कि एक पैराग्राफ की हर एक लाइन एनसीईआरटी की रिवाइज हो रही है इन क्वेश्चन से, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहे हैं, अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा। मैंने आपको अभी बताया, दोनों लेबिया माइनोरा जो टिश्यू फोल्ड्स हैं उनके अपर जंक्शन पर एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। हाइमन क्या है, वजाइनल ओपनिंग की मेम्ब्रेन है, उसे हाइमन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे देखो, आगे देखो, अच्छा तुम पीछे वाले पर चल रहे हो क्या, ठीक है, आंसर होगा सी। ठीक है, ओके, आने लग गया, ग्रेट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी मेमोरी लोब्स आर फाउंड इन ईच ब्रेस्ट। एक ब्रेस्ट में आपको कितनी मेमोरी लोब्स देखने को मिलती हैं, तो डेटा है हमारे पास 15 to 20। देखो अभी बहुत क्लोज है, 20 to 25, 15 to 20। आप पहला ऑप्शन देखती लगभग ऐसा लगता है, पर आपको ये 15 to 20 याद रखना है ना। और हर लोब के अंदर बहुत सारी एल्वियोलस है, बहुत सारी एल्वियोलाई है। आंसर होगा बी, 15 to 20 लोब्स है। कितनी लोब्स है, 15 to 20। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें, द एल्वियोलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ओपन इनटू। हर एल्वियोलाई मिल्क प्रोडक्शन करती है और एल्वियोलाई से निकलती हैं बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स। किसमें ओपन करती हैं ये, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स अलग अलग लोब्स की जुड़कर फिर बनाती हैं मेमोरी डक्ट। लेकिन आपसे क्या पूछा है, एल्वियोलाई किसमें ओपन होती है, तो एल्वियोलाई डायरेक्ट ओपन होती है बेटा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। पहले मेमोरी ट्यूब्यूल्स, वो जुड़ती हैं तो मेमोरी डक्ट ओपन करती है एम्प्यूला में, और एम्प्यूला फाइनली जिससे बाहर मिल्क सक आउट होता है इज लैक्टिफेरस डक्ट। देखो एक मैंने आपको बताया था स्पर्म का पाथवे, याद है, उस पे क्वेश्चन आता है। दूसरा ये वाला मिल्क सिक्रीशन का पाथवे, एल्वियोलस से लेकर लैक्टिफेरस डक्ट तक, इस पे भी क्वेश्चन आता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, मिल्क सक आउट कौन सी डक्ट से होता है, तो फाइनल जो डक्ट है जिससे मिल्क सक आउट होता है दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट, है ना। फाइनली आपके पास कौन सी डक्ट आती है बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट। इसको प्लीज याद रखना अच्छे से, ये पूरे पाथवे को आपको याद रखना है अच्छे से। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, शुरुआत होती है एल्वियोलस से, एल्वियोलाई से, वहां से निकलती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स जुड़कर बनाती हैं मेमोरी डक्ट्स। ठीक है, अब डक्ट्स ओपन करती है एक वाइडर पार्ट में जिसको बोलते हो एम्प्यूला, और एम्प्यूला फाइनली ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट में। इसको याद रखना, इसको अच्छे से याद रखना, इस पाथवे पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 37, क्या कह रहे हैं, मैच द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गिवन इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस इन कॉलम 2। हिस्सा दे रखा है और उसका फंक्शन दे रखा है, आपको करेक्ट मैचिंग करनी है। ठीक है, ओवरी क्या, बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन बनाती है जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल। फिम्ब्रे क्या है, इनफंडिबुलम के आगे प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एग पकड़ने में मदद करेगा, एग कैच करने में मदद करता है, तो दैट इज कलेक्शन ऑफ ओवम। आपने लेयर्स पढ़ी यूट्रस की, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं दैट इज मायोमेट्रियम। एल्वियोली के सेल्स वो सेल्स हैं जो ब्रेस्ट में मेमोरी लोब्स में हैं और मिल्क बनाने का काम करेंगे, है ना, मिल्क सिक्रीशन का काम करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, 2, 4, 1 और 3। आंसर हो जाएगा ए बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, फिर से मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास। तीनों लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम।
जो पेरीमेट्रियम है वो सबसे बाहर एक थिन मेम्ब्रेनस लेयर है, उसको आप पेरीमेट्रियम बोलते हो। मायोमेट्रियम आप किसको बोल रहे हो? मसल्स वाली लेयर, थिक लेयर जिसमें मसल्स प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर है जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तो ये 2 किसी का भी आंसर नहीं है। थिक है मायोमेट्रियम लेकिन उसमें मसल्स प्रेजेंट है, तो 1 से मैच करोगे। आंसर क्या हो रहा है आपके पास? 4, 1 और 3। 4, 1 और 3 बी हो जाएगा आंसर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बच्चे। अनु, एमी, बी हो जाएगा आंसर। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 39 फिर से मैच द फॉलोइंग है। इस बार आपको एक्सटर्नल जेनिटिलिया के पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है? मॉन्स प्यूबिस। अब मॉन्स प्यूबिस क्या है? मॉन्स प्यूबिस क्या है? फैटी टिश्यू का कुशन है जिसपे स्किन है और हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आ रहे लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या हो गया? फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है, मॉन्स प्यूबिस के डिसेंडेंट से बनता है, इट्स अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है। हाइमन की अगर मैं बात करूं, इट्स अ मेम्ब्रेन, है ना, जो कि कवर करती है ओपनिंग ऑफ वजाइना को। और क्लिटरिस क्या है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शंस पर प्रेजेंट होता है। तो 2, 1, 4, 3 आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम दे पोजेस अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये हम देख चुके हैं अभी। इनफंडिबुलम के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एग कैच करने के लिए, है ना। किस में मदद करता है वो? फर्टिलाइजेशन नहीं, कलेक्शन ऑफ ओवम जी हाँ, एग का रिलीज होना नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। एग को कैच करने में मदद करता है, एग को कैच करने में मदद करता है। वेरी नाइस सौर्य, जशीश, वेरी नाइस बेटा। जैसे भी करो लेकिन प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। 2023 में कुछ रोकना नहीं चाहिए हमको इस एग्जाम में, है ना। वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूट्रस, और आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है यूट्रस के बारे में। अब हम यूट्रस की बात करें। अच्छा, यूट्रस का शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पेयर लाइक, इन्वर्टेड पेयर लाइक, बिल्कुल एकदम सही बात है। यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। एक पैथवे, एक पैसेज वे सर्विक्स, उससे वजाइना में ओपनिंग होती है यूट्रस की, जी हाँ। यूट्रस अलोंग विद सर्विक्स फॉर्म्स दी बर्थ कैनाल। नहीं बेटा, बर्थ कैनाल आप किसको बोलते हो? सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स कैनाल को ही बर्थ कैनाल बोला जाता है ना। तो उसमें यूट्रस प्लस सर्विक्स नहीं है, सिर्फ सर्विक्स है। सर्विक्स वाली कैनाल को ही सर्विक्स कैनाल या बर्थ कैनाल बोलते हैं, यूट्रस इंक्लूडेड नहीं है। ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, आंसर सी हो जाएगा बेटा। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। वेरी नाइस आदित्य, क्लिक्स, रमेश, मोनिका, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैमरी ग्लैंड्स एंड चूज इनकरेक्ट। सर्कल करो। इनकरेक्ट पूछा आपसे, करेक्ट नहीं पूछा मैमरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। मैमरी ग्लैंड में ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट है, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। मैमरी लोब्स जो ब्रेस्ट की होती हैं उनमें एल्वियोलस है जो मिल्क सिक्रीट करती हैं, जी हाँ। लॉब्स हैं, 15 to 20 लॉब्स हैं, उनमें एल्वियोली हैं जो कि मिल्क सिक्रीट करती हैं। जो मिल्क एल्वियोली सिक्रीट करती है उसको लैक्टिफेरस डक्ट स्टोर करती है, बिल्कुल नहीं बेटा। एल्वियोलस जो मिल्क सिक्रीट करती है वहीं पर जो ल्यूमेन प्रेजेंट है, उन एल्वियोली के पास जो ल्यूमेन प्रेजेंट है वहां पर स्टोरेज होती है। लैक्टिफेरस डक्ट तो सिक्रीशन का काम करती है, स्टोरेज का काम नहीं करती। ये गलत हो गया। तो इनकरेक्ट आपके पास क्या आ रहा है? थर्ड स्टेटमेंट। आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43। असर्शन रीजन आ रहा है फिर से आपके पास। असर्शन रीजन, गलती नहीं करनी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है फीमेल में, जी हाँ है। क्योंकि ओवरीज फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, जी हाँ। मैंने आपको बताया ना, किसी भी ऑर्गन को आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तब कहते हो अगर उसमें गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी है और ये इसको बढ़िया से एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या होगा आपके पास? ए। करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर ए होगा। आंसर ए होगा। 40 में क्या दिक्कत है मोनिका? 40 में क्या दिक्कत है बच्चे? 40 सही तो है। अच्छा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, ये कह रहे हो। द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लेकिन वो, अच्छा ठीक है, बट बेटा आंसर एनीवे बी जाएगा। होना बिफोर फर्टिलाइजेशन चाहिए, फिर तो नन ऑफ दीज हो जाना चाहिए, नन ऑफ दीज हो जाना चाहिए। बिल्कुल 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 सही सही सही। वेरी नाइस मोनिका, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब देखो करते हैं ये कलेक्शन ऑफ ओवम, पर पूरी लाइन आपको रीड करनी थी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं बिफोर फर्टिलाइजेशन। वेरी नाइस, गुड, प्राउड ऑफ यू। तो ये बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर डी जाएगा। अच्छी प्रैक्टिस है कि आप ऑप्शंस भी पूरा पूरा रीड कर रहे हो। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस अगर आपके पास रहेगी तो गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वेरी नाइस, गुड, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा 43 हमने कर लिया ना, हम 44 पे थे। आ जाओ 44 करते हैं बेटा। असर्शन रीजन आ रहा है फिर से आपके पास। 35 में भी दिक्कत है क्या? अच्छा 35 बाद में देखते हैं, 35 देखते हैं बेटा बाद में। वैसे 35 में क्या दिक्कत है आपको?
देखें जरा 35 एल्वियोली ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये तो सही है बच्चे, ये तो सही है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ही ओपनिंग होती है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ही ओपनिंग होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे देखो, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कहाँ थे हम, 44। आ जाओ 44 सॉल्व करते हैं, क्या कह रहे हैं हमें। अच्छा, ओवरीज प्रोड्यूस गैमीट एज वेल एज स्टेरॉइड हार्मोन, बिल्कुल सही बात, गैमीट भी बनेगा, स्टेरॉइड हार्मोन भी बनेगा। ओविडक्ट, ओवरीज एंड सर्विक्स दे कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। फीमेल एक्सेसरी डक्ट में ओवरीज नहीं आती, ओविडक्ट आता है, यूट्रस आता है, वजाइना आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर सी हो जाएगा बेटा, आंसर सी हो जाएगा। रीजन गलत है, रीजन गलत है, बी नहीं होगा, सी होगा यहाँ पे, सी होगा यहाँ पे आंसर। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 45, द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है, बिल्कुल, सर्विक्स के थ्रू वजाइना में ओपनिंग होगी। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड, 45 का सी होगा, 44 का सी होगा बेटा, 45 तो अभी हम कर रहे हैं ना। अच्छा देखते हैं इसको, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पर दोनों करेक्ट है, पर क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपको बता रही है सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, और दूसरा बता रहा है यूट्रस की सर्विक्स में ओपनिंग, यूट्रस की वजाइना में ओपनिंग थ्रू सर्विक्स है। स्टेटमेंट दोनों सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा, बिल्कुल बेटा, वेरी नाइस। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 46, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। मॉन्स प्यूबिस, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जिसपे स्किन भी है और प्यूबिक हेयर भी है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। लेबिया मेजोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया माइनोरा। बेटा लेबिया मेजोरा के अंडर लेबिया माइनोरा होती है, लेबिया माइनोरा के अंडर लेबिया मेजोरा नहीं होती, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। देखो ना, लेबिया मेजोरा पेयर्ड है, सही बात है, बट आर दे प्रेजेंट अंडर द लेबिया माइनोरा, नहीं, लेबिया माइनोरा इज प्रेजेंट अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो आंसर सी होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 47, द एल्वियोली ऑफ मेमोरी लोब्यूल्स ओपन इनटू देयर ल्यूमन। जो स्टोरेज है मिल्क का वो ल्यूमन में है, एल्वियोलाई किस में ओपन करती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, ल्यूमन में नहीं। जो लैक्टिफेरस डक्ट है वो ज्वाइन कर मेमोरी डक्ट बनाती हैं, गलत, मेमोरी डक्ट ज्वाइन कर लैक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो दोनों ही इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर होगा डी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 48, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमीट्स बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज नॉन एज। गैमीट्स का बनना, गैमीटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना, गैमेटोजेनेसिस, आंसर क्या होगा, ए, आंसर क्या होगा, ए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 49, द इमेच्योर डिप्लॉयड मेल जर्म सेल्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स आर। डिप्लॉयड मेल जर्म सेल जो स्पर्म बनाता है उसको आप क्या बोलते हो, स्पर्मेटोगोनिया। डिप्लॉयड इकलौता स्पर्मेटोगोनिया है बेटा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड है, स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड है, स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड है, ये सब हैप्लॉइड है। स्पर्मेटोगोनिया ही मियोसिस करता है और स्पर्म्स बनाता है, ये 2n होता है, आंसर होगा ए। बहुत बढ़िया अदिति, रिया, निशा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन से सेल्स गैमेटोजेनेसिस के टाइम डिप्लॉइड होते हैं। तो अभी आपने देखा डिप्लॉइड वो है जिनमें अभी मियोसिस हुआ नहीं है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। बाकी सब मियोसिस के बाद बने, बाकी सब हैप्लॉइड हैं, आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी। आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी, ठीक है। आगे देखें, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, क्या कह रहे क्वेश्चन हमें, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेल्स व्हिच अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम माइटोटिक डिवीजन कौन करेगा। अब माइटोटिक डिवीजन फिर से स्पर्मेटोगोनिया ही आएगा बेटा। स्पर्मेटोगोनिया पहले जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन ही करता है, उसमें से कुछ सेल्स डिसाइड करते हैं मियोटिक डिवीजन करने का, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, वो डिसाइड करेंगे कि अब आगे मियोटिक डिवीजन करना है। लेकिन माइटोटिक डिवीजन आपसे पूछा जाए तो स्पर्मेटोगोनिया, उसमें माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, आंसर फिर से क्या होगा, डी। और ये डिप्लॉइड ही रहता है, इसीलिए ये डिप्लॉइड ही रहता है, आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 52, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच इमेच्योर मेल जर्म सेल अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म। सही बात है, इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्म बनाता है मियोसिस करके, आपको करेक्ट बताना है, और ये एग्जाम्पलर में भी है। स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम है और वो मियोटिक डिवीजन करता है, गलत। स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक नहीं माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, गलत हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोटिक डिवीजन करता है, जी नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो मियोटिक डिवीजन करता है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है मियोसिस 1 करके। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम होते हैं और ये फिर सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड्स में ट्रांसफर होते हैं, नहीं, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। बहुत बढ़िया रमेश, संदीप। आगे देखो 53, स्पर्मियोजेनेसिस। बेटा स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, मेच्योर स्पर्म का बनना, उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एक बार स्पर्मियोजेनेसिस हो गया तो स्पर्म का हेड किस में जाकर एम्बेडेड हो जाता है, तो स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स में जाकर एम्बेड होता है। बेटा मेच्योर स्पर्म सेल्स जो बनते हैं उनका हेड सर्टोली सेल्स में रहता है, फिर वो कुछ टाइम बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में रिलीज होते हैं, जिन्हें आप स्पर्मिएशन कहते हो, जिन्हें आप स्पर्मिएशन कहते हो। तो हेड किस में रहता है, सर्टोली सेल्स, सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, ड्यूरिंग स्पर्मिएशन, ये मैंने आपको अभी बताया, जो स्पर्म्स का हेड है वो सर्टोली सेल्स में है, वो वहां से निकल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में आएगा, इसको स्पर्मिएशन कहते हैं। तो स्पर्मिएशन में स्पर्म्स रिलीज होते हैं कहां से, फ्रॉम, एक्चुअली अभी क्वेश्चन गलत है देखा जाए तो, फ्रॉम तो सर्टोली सेल्स आना चाहिए, और इनटू द ल्यूमेन ऑफ सर्टोली सेल्स, इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो मोस्ट करेक्ट आप यहाँ पर फिर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल दोगे, बाकी सबका तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो आंसर फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा, ए। वैसे फ्रॉम नहीं लिखना चाहिए था, टू लिखना चाहिए था। ठीक है, आंसर ए होगा वैसे। ठीक है, नाइस आदित्य क्लिक्स, साक्षी, अन्नपूर्णा, बिल्कुल बेटा आंसर ए होगा। ठीक है, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 55, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ये नीट में आया हुआ है, इसको स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है ये। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, मेच्योर स्पर्म का बनना। स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन में रिलीज होना। ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, यही गलत हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जी हाँ। स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, नहीं, रिलीज होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से रिलीज होकर कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आते हैं, नहीं। स्पर्मियोजेनेसिस में तो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, रिलीज नहीं हो रहे। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जी हाँ। स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से रिलीज होकर ट्यूब्यूल्स की कैविटी या ल्यूमेन में आते हैं, जी हाँ। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ। स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए सबसे पहले किसका सिक्रीशन होता है, जीएनआरएच। सबसे पहले किसका सिक्रीशन है, जीएनआरएच। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, जीएनआरएच की प्रेजेंस में एफएसएच-एलएच रिलीज होगा, और वो एफएसएच-एलएच फिर आपके ओवरीज पे काम करेगा। ठीक है, सॉरी टेस्टिस पे काम करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए, बी होगा, बी होगा बेटा, जीएनआरएच आएगा सबसे पहले। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 57, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, डायग्राम दे दिया आपको यहाँ पे, है ना। डायग्राम में ABCD लेबलिंग है, आपको बताना है इनमें से कौन सा FSH से एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहली चीज जो FSH से एक्टिवेट होते हैं वो सर्टोली सेल्स होते हैं, बात याद रखना। LH जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करवाता है और वो इंटरस्टिशियल सेल्स पे काम करता है, लेकिन FSH की एक्टिविटी टेस्टिस में जाके सर्टोली सेल्स पे है। किस पे एक्टिविटी है, सर्टोली सेल्स पे। तो आपको यहाँ पर सर्टोली सेल्स पहचानने हैं बेटा। यहाँ पर देखो, ये जो एकदम मेम्ब्रेन के पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ठीक है, ये जो आपको टेल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपको मेच्योर स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं, आपको मेच्योर स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर स्पर्मेटिड्स हैं, वो मेच्योर हो गए तो स्पर्मेटोजोआ बन गया, स्पर्मेटोजोआ बन गया। ठीक है, और ये वाले जो सेल्स हैं जिनमें स्पर्म का हेड एम्बेडेड था, ये आपके सर्टोली सेल्स हैं, ये आपके सर्टोली सेल्स हैं। ये जो थोड़े से डिफरेंट सेल आपको दिख रहे हैं ये आपके सर्टोली सेल्स हैं। तो सर्टोली सेल्स डी है। देखो इसमें दो क्वेश्चन एक में एक से आपसे एक साथ पूछ लिए। एक आपको लेबलिंग भी पता होनी चाहिए एनसीईआरटी की, यहाँ पे डायग्राम का रोल आ गया कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इनको सर्टोली सेल्स कहते हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि एफएसएच किस पे काम करता है, सर्टोली सेल्स पे काम करता है। तो दोनों चीजें चेक कर ली क्वेश्चन ने आपकी, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। एक साथ उसने दोनों चीजें आपकी चेक कर ली, तो आंसर होगा डी, डी यानी कि ऑप्शन सी, सी बिल्कुल। वेरी नाइस संदीप, सुधराम, मोनिका, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, फिर से हार्मोन का रोल आ रहा है। ABCD पहले हम फिल कर लेते हैं बेटा। तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन होता है जो इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो क्या कहता है इंटीरियर पिट्यूटरी को कि LH भी रिलीज करो और FSH भी रिलीज करो, वो दोनों को रिलीजिंग करवाता है। LH जाता है लेडिक सेल्स पे और लेडिक सेल से किसका सिक्रीशन करवाता है, एंड्रोजेंस का, टेस्टोस्टेरोन का, है ना।
तो ये टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स का सिक्रीशन कराता है। एफएसएच किसके पास जाता है? सर्टोली सेल्स, अभी आपने देखा किसके पास जाता है? सर्टोली सेल्स से, और कुछ ऐसे फैक्टर का सिक्रीशन करवाता है जो स्पर्मियोजेनेसिस करने में मदद करता है, यानी स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आंसर देखो, जीएनआरएच, एलएच, सर्टोली सेल्स, एंड्रोजन, आंसर ए हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपके पास, आंसर ए हो जाएगा। अब्दुल शशिकांत, बिल्कुल बेटा एकदम सही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पर्म हेड इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। अब आप स्पर्म के डायग्राम पे आ गए, स्पर्म के स्ट्रक्चर पे आ गए, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में हेड के ऊपर एक ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप एक्रोसोम बोलते हो, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। मिडिल पीस मिडिल में होता है, एंट्रम तो आपको ओवरीज में, फॉलिकल्स में मिलेगा। आंसर क्या होगा? एक्रोसोम, सी होगा बेटा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 60, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 हमें? 59 सॉल्व किया आप लोगों ने? बिल्कुल, 11 रमेश, ठीक है बिल्कुल। मैच द कॉलम 1 रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द स्पर्म टू कॉलम 2 शोइंग देयर फंक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, हेड की अगर मैं बात करूं तो हेड में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा, तो इसको मैं जेनेटिक मटेरियल से मैच कर देती हूँ। ठीक है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एनर्जी देने का काम करता है, इसको आप 3 से मैच कर सकते हो। एक्रोसोम में एंजाइम्स हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, है ना, और टेल के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या होगा आपके पास? 4 3 1 2, आंसर बी हो जाएगा बेटा, आंसर बी हो जाएगा। चिंटू सुप्रीमेसी। आप लोगों के रियल नाम क्या है? एक आनंद सर का चिंटू है, अर्श मलिक कह रहे हैं बी, हाँ जी बेटा बिल्कुल बी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, द सीमेन ऑफ ह्यूमन मेल कंटेन्स, सीमेन की अगर आप बात करते हैं तो उसमें स्पर्म्स भी हैं, उसमें सेमिनल प्लाज्मा भी है, दोनों चीजों का मिलकर जो सिक्रीशन होता है सीमेन का। तो सीमेन में सेमिनल प्लाज्मा भी है, स्पर्म्स भी हैं, इनफैक्ट साथ में अब देखो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर ही कुछ एंजाइम्स हैं, तो इन्होंने ऑल नहीं दे रखा, ए एंड बी दे रखा है, तो हम यहाँ पर ए एंड बी कर देंगे, आंसर डी होगा। ठीक है, डी होगा, डी होगा बेटा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 62, अब आपको डायग्राम दे दिया, किसका डायग्राम दिया? स्पर्म का डायग्राम दिया। फिर से इस चैप्टर के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, द फिगर इज फॉलोड बाय 1 to 4 स्टेटमेंट्स। आपको इनकरेक्ट बताना है, सर्कल कर लिया सबने, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, अब आपको पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है। पहली चीज आपसे क्या पूछ रहे हैं? एक्रोसोम में एंजाइम है जो ओवम को फर्टिलाइज करने में मदद करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। नेक में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है, बेटा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? मिडिल पीस में, नेक में सेंट्रियोल होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? मिडिल पीस में। टेल की वजह से स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है, जी हाँ टेल स्पर्म की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट 50 to 100 मिलियन स्पर्म्स, इतने में काम नहीं चलता बेटा, एक इजैक्यूलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, 50 से 100 नहीं, 200 से 300 मिलियन। तो ये भी गलत हो गया, तो इनकरेक्ट कौन कौन सा है? 2 भी इनकरेक्ट है, 4 भी इनकरेक्ट है, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सुमित में यही थी, मुझे 1 साल हो चुका है यहाँ पर पढ़ाते हुए बेटा, लास्ट ईयर भी हम यहीं पे थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स। अब 23 क्रोमोसोम यानी मियोसिस के बाद बना है, तो आपका स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। जाइगोट भी आपका 2n है यानी 46 क्रोमोसोम है। ऊगोनिया भी 2n है, 46 क्रोमोसोम है। ये आपका सेकेंडरी oocyte जो है ये मियोटिक डिवीजन से बनता है और इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, बिल्कुल बेटा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 64, बिल्कुल साक्षी आंसर सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, oogenesis इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग कैसे है और क्यों है? ठीक है, oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट होता है, जी हाँ ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा डिप्लॉइड गैमेट कोई भी नहीं बनाता, स्पर्म सिर्फ स्पेशल कंडीशन में बने ऐसा नहीं होता, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपके पास, 64 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 बिल्कुल आनंद सर का चिंटू।
द टर्शरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब बेटा अब हम आ गए हैं oogenesis फीमेल बॉडी के अंदर। तो ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है। टर्शरी फॉलिकल आप तब मार्क करते हो क्योंकि उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एंट्रम, जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। इसी टर्शरी फॉलिकल के बाहर थिका इंटरना, थिका एक्सटर्ना भी दिखाई देती है, और इसी टर्शरी फॉलिकल में आपका प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टर्शरी फॉलिकल के साथ एंट्रम हमेशा, ये मैच तो फॉलोइंग में भी आ सकता है। टर्शरी फॉलिकल तभी आप उसको बोलते हो जब एंट्रम प्रेजेंट हो, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम प्रेजेंट हो, आंसर ए होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66, इन विच स्टेज प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स इट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होता है, अभी मैंने आपको बताया टर्शरी फॉलिकल के अंदर होता है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो अरेस्टेड था प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में, वो कंप्लीट होगा और सेकेंडरी oocyte बना लेगा। टर्शरी फॉलिकल याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। कौन से फॉलिकल में? टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हमें फिर से मैच द फॉलोइंग आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले आ रहा है आपके पास oogonia। oogonia मदर सेल है, डिप्लॉइड होती है ये, अब इसमें मियोसिस होना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद टर्शरी फॉलिकल आ रहा है। तो टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम है। टर्शरी फॉलिकल को हम पहचानते ही इससे कि उसके अंदर एंट्रम है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसा लेयर बढ़ जाती हैं और थिका भी होता है। प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ ग्रेन्युलोसा आती हैं, सेकेंडरी में ग्रेन्युलोसा की लेयर्स मल्टीपल हो जाती हैं और थिका भी प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी oocyte जो बनता है वो मियोसिस से बनता है, इसलिए वो हेप्लॉइड है। तो 2143 आंसर सी हो जाएगा। वेरी नाइस रमेश, संदीप, आंसर सी हो जाएगा। आशु वेरी नाइस बेटा। आकांक्षा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। देखो पहली पोलर बॉडी बनती है जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। तो एग में ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? जब स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट कर लेता है ना। तो स्पर्म की एंट्री हो चुकी होती है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। स्पर्म की एंट्री होती है, आपकी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ओवम बनता है, फिर ओवम और एग, ओवम और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क करियो। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपके पास आ सकता है बेटा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है ये पूछ सकते हैं। सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है ये पूछ सकते हैं। ओवम कब बनता है ये पूछ सकते हैं। सबका आंसर एक ही होगा कि स्पर्म की एंट्री हो जाने के बाद लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। स्पर्म की एंट्री के बाद लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69, फिर से आपके पास डायग्राम आ रहा है एनसीईआरटी का। ओवरी का डायग्राम है आपके पास, अलग अलग फॉलिकल्स आपको दिखाए हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है इसके अंदर? आइडेंटिफाई इट एज वेल एज द फॉलिकल विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। जिसको सर्कल कर रखा है, जिसको सर्कल कर रखा है उसमें कौन सा फॉलिकल है बेटा? तो इन्होंने खुद ही बता दिया, ये तो ऑलरेडी आपको डायग्राम में दे रखा है कि टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है तो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो जो सर्कल में? ओव्यूलेशन। ओवम या सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने की वजह से ओवरी से रिलीज होना, उसे आप क्या बोलते हो? ओव्यूलेशन। और फॉलिकल कौन सा है? ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल कौन सा है? ग्राफियन फॉलिकल। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, डी नहीं बेटा, टर्शरी फॉलिकल नहीं। टर्शरी फॉलिकल तब आता अगर आपसे पूछते सेकेंडरी oocyte कहाँ बनता है, लेकिन हमें तो ओव्यूलेशन देखने को मिल रहा है ना, ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल से होता है। ठीक है, आंसर सी होगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 70, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है हमारे पास। क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। जी हाँ, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एट प्यूबर्टी। जी हाँ, जीएनआरएच, जीएनआरएच ज्यादा रिलीज होता है प्यूबर्टी के टाइम, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये करेक्ट भी है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि प्यूबर्टी पे जीएनआरएच है तभी प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो है भी बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपको पता है जीएनआरएच ज्यादा है, वही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवाएगा, है ना। तो आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल। सत्यव्रता, आशु, रमेश, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है हमारे पास। oogenesis प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है? नहीं, पहला ही असर्शन गलत हो गया। oogenesis तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे स्टार्ट होता है। अब बेटा जब असर्शन गलत हो जाए ना, चाहे तुम रीजन मत रीड करो, बोथ इनकरेक्ट ही होगा, क्योंकि वही ऑप्शन होता है हमारे पास, पर आप रीड भी कर लो। मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच ओवरी एवरी मंथ। नहीं, जितने oogonia बनने होते हैं एक फीमेल की पूरी जिंदगी में, वो सारे के सारे oogonia एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे बन चुके होते हैं। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स में जो प्राइमरी oocyte आपके पास रहता है वो 60 से 80 हजार रह जाते हैं, पर हर मंथ नए oogonia नहीं बनते। आंसर डी होगा,
आंसर डी होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। अ लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन मतलब मियोसिस, इक्वल बोलते तो माइटोसिस, अनइक्वल बोला है मतलब मियोसिस, ठीक है। तो हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte अगर बन रहा है तो वो मियोसिस से बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अ टाइनी सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस डिवीजन। जब आपका सेकेंडरी oocyte बनता है तब क्या सेकेंड पोलर बॉडी बनती है? नहीं। जो डिवीजन अभी अभी आपको बताया उस टाइम सेकेंडरी oocyte के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है? जब आपका स्पर्म की एंट्री होती है एग के अंदर, तब तब आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन खत्म होता है, ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, सी हो जाएगा। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, सी होगा। ए नहीं होगा चिंटू, ए नहीं होगा बेटा, सी होगा यहाँ पे आंसर, सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। ये हमने कहाँ देखा है? ये हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में भी देखा है, ये हम एनिमल किंगडम में भी देखते हैं, तो ये बार बार आता है क्वेश्चन बेटा। प्राइमेट्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, नॉन प्राइमेट्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल को ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं प्राइमेट हटाकर नॉन प्राइमेट लिख देती तो आंसर बी होता, ईस्ट्रस साइकिल होता, ठीक है। अभी आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि प्राइमेट्स पूछा आपसे, आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74, मेनार्क। मेनार्क का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, पहली मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का खत्म हो जाना, उसे मेनोपॉज कहते हैं, तो ये नहीं होगा। मेनार्क मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, इसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपके पास? बी। आंसर क्या होगा? बिल्कुल अश्मित, आंसर बी होगा बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन। एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरी मेंस्ट्रुएशन तक बीच में जो पूरा चेंजेस होते हैं उसे तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसे ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, है ना। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखो 76, मेंस्ट्रुअल फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेसेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल फेस, फॉलिक्यूलर फेस जिसे प्रोलिफेरेटिव फेस भी बोलते हैं, ल्यूटियल फेस जिसे सिक्रेटिव फेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें से मेंस्ट्रुअल फेस पहले 5 से 7 दिन का होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 3 to 5 डेज। यहाँ पर मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 3 to 5 डेज, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। आगे देखो बेटा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77, मेंस्ट्रुअल फ्लो, बिल्कुल आशु, डी होगा बेटा, डी होगा, साक्षी बिल्कुल सही बच्चे। आगे देखो मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है तो कौन सी लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग का। साथ में एनसीईआरटी लिखती है कुछ ब्लड वेसल्स का भी ब्रेकडाउन होता है, मायोमेट्रियम का ब्रेकडाउन नहीं होता, उसमें तो मसल है, उसमें तो मसल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन था, हम पहला देख के टिक लगा देते, पर ब्लड वेसल्स भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स भी दोनों, तो आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 78 हमको क्या कह रहा है? मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ। मेंस्ट्रुएशन कब होगा? मेंस्ट्रुएशन तब होगा अगर इम्प्लांटेशन हो जाए, नहीं। अगर रिलीज ओवम फर्टिलाइज हो जाए, नहीं। अगर रिलीज ओवम फर्टिलाइज ना हो, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, तब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, आंसर हो जाएगा सी, आंसर होगा सी बेटा, यहाँ पे आंसर होगा सी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। आगे देखो 79, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी ड्यू टू। मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं हो रहा इसका मतलब या तो प्रेगनेंसी है, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से भी कभी कभी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ए बी एक साथ थोड़ी होगा बेटा, आंसर होगा डी यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल आकृति, बिल्कुल बच्चा। आंसर अगला देखो क्वेश्चन नंबर 80, द मेंस्ट्रुअल फेस इज फॉलोड बाय। 3 फेस होते हैं, पहला मेंस्ट्रुअल फेस, मेंस्ट्रुअल फेस के बाद आता है फॉलिक्यूलर फेस, फॉलिक्यूलर फेस ए हो जाएगा। ल्यूटियल और सिक्रीटरी एक ही बात है, ल्यूटियल और सिक्रीटरी एक ही बात है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपके पास हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा बेटा। आगे देखो जरा, आगे देखो जरा, आंसर क्या होगा इसका? ए, ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें? व्हाट चेंजेस अकर इन ओवरी एंड और यूट्रस ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फॉलिक्यूलर फेस के टाइम क्या होता है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। फॉलिकुलर फेस में फॉलिकल बनते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल भी बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता, कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियल फेस पे बनता है, इसीलिए उसको कॉर्पस ल्यूटियल फेस कहते हैं, क्योंकि उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है, रीजनरेशन होती है, बिल्कुल होती है। एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हो जाएगी, रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, फॉलिकुलर फेस में
हो जाएगी, हो जाएगी, और पूरी उसकी थिकनिंग ल्यूटियल फेस में हो जाएगी। तो ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82, द चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज। पहले तो मुझे बताओ ये प्रोलिफरेटिव फेज कौन सा है? ये फॉलिक्यूलर फेज को कहते हैं, ये फॉलिक्यूलर फेज को भी प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। तो ओवरी और यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं? ठीक है, जो भी चेंजेस आते हैं उसको कौन इंड्यूस करता है? पिट्यूटरी हार्मोन, जीएन गोनेडोट्रोपिन यानी एलएच और एफएसएच, बिल्कुल सही बात है। फिर ओवरियन हार्मोन, बिल्कुल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी रोल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, आंसर डी होगा। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, आंसर डी होगा। वेरी नाइस बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 83, इन ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट अराउंड। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तब बनेगा जब ओव्यूलेशन होना हो, तब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योरिटी पर आता है। और ओव्यूलेशन कब हो सकता है? 10th to 16th डे या 11th to 17th डे का हम आइडिया लेकर चलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड है, इसमें मैक्सिमम चांस है ओव्यूलेशन के लिए, इसलिए इसमें ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 11 to 17, आंसर हो जाएगा 11 to 17। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है, पहले भी देखा है ना, जब हम कल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे तब भी हमने इन्हीं फर्टाइल पीरियड की बात की थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 84, प्रोलिफरेटिव फेज यानी फॉलिकुलर फेज की बात हो रही है। ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रीट, फॉलिकल्स क्या सिक्रीट करते हैं बेटा? ओवरियन हार्मोन, है ना। एलएच एफएसएच हो नहीं सकता, वो पिट्यूटरी से बन के आ रहे हैं। ओवरियन हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 85, अब फिर से आपके पास क्या आ रहा है? डायग्राम आ रहा है हॉर्मोन्स रिलेटेड, तो इसको देख लेते हैं जरा, लेकिन इस बार फीमेल में बात की है। तो गोनाडोट्रोपिन आपके पास आएंगे, एलएच और एफएसएच। अगर मैं प्यूबर्टी की बात करूं बेटा, तो एलएच और एफएसएच दोनों इंक्रीज होते हैं। दोनों गोनाडोट्रोपिन्स को पहले आप इंक्रीज करोगे, एलएच और एफएसएच। इन दोनों का काम है ये जाकर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाएंगे, और वो फॉलिकल्स फिर आगे एस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे जिन्हें हम ओवरियन हार्मोन बोलते हैं। ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे जिन्हें हम ओवरियन हार्मोन बोलते हैं। तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और बाद में एस्ट्रोजन आ रहा है, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86, मैच द फॉलोइंग, नीट 2018, मार्क करो इसको, प्रीवियस ईयर है ये, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, करेक्ट आपको बताना है। प्रोलिफरेटिव फेज फॉलिक्यूलर फेज को भी बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज ल्यूटियल फेज को भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन के टाइम एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 231 सी, आंसर क्या हो जाएगा? 231 विच इज सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक लेवल ऑन अबाउट ए डे ऑफ साइकिल। बेटा एलएच एफएसएच की पीक आना, एलएच का सर्ज आना ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन कौन से डे पर होती है? 14th डे पर, एकदम मिड साइकिल, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, है ना, क्योंकि मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होता है। आंसर क्या होगा? बी होगा बेटा, बी होगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 88, 87 सॉल्व किया आप लोगों ने? बिल्कुल आ लिया, बी होगा बेटा, बी होगा। हाँ, आकांक्षा, मोनिका, ठीक है, चलो बढ़िया। आगे आज जो क्वेश्चन नंबर 88 पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलएच सर्ज। एलएच सर्ज कब होता है? जब ओव्यूलेशन होनी हो, और आपको इनकरेक्ट बताना है, सर्कल करो ताकि गलती ना करो। एलएच सर्ज इज द रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटियल हार्मोन। एलएच सर्ज इज द रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटियल हार्मोन। ये एलएच सर्ज साइकिल के मिड में होता है, मिड में होता है। एलएच सर्ज कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन करवाता है, ये गलत हो गया बेटा। कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन तब होता है जब फर्टिलाइजेशन ना हो, तब डीजेनरेशन होता है। एलएच सर्ज से ओव्यूलेशन होगा, जी हाँ, ल्यूटियल हार्मोन बनेंगे, जी हाँ, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन नहीं होगा। आंसर आएगा सी, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन नहीं होगा, आंसर आएगा सी। ठीक है, आंसर आएगा सी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89, द रिलीज ऑफ ओवम ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवम का रिलीज होना, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जब होता है उसे ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, ओव्यूलेशन जब होता है उसे ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। आंसर हो जाएगा सी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 90, द ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फॉलोड बाय। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज, सबसे लास्ट में ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद कौन सा फेज आता है? ल्यूटियल फेज, जिसे और किस नाम से जानते हैं? सिक्रीटरी फेज। अगर यहाँ पर सिक्रीटरी लिखा होता वो भी गलत नहीं होता, वो भी आंसर होता। तो ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। ठीक है, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 91, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होती, क्यों नहीं होती? ये 2019 ओडिशा नीट के पेपर में आया हुआ है।
देखो FSH और LH लेवल कम हो जाते हैं ल्यूटियल फेज के टाइम, सही बात है। फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, ऐसा नहीं है, डिजेनरेट होकर है पर है ओवरी में, ऐसा तो नहीं है। FSH लेवल ल्यूटियल फेज में हाई होता है, नहीं बेटा, प्री ओव्यूलेशन FSH LH हाई होते हैं, बाद में हाई नहीं होते। LH लेवल हाई होता है, नहीं, आपके LH और FSH के लेवल कम होते हैं, इसीलिए फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि FSH और LH लेवल कम होते हैं। आंसर ए होगा, बिल्कुल रमेश, अन्नपूर्णा, पेंसिल आर्ट, आंसर ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92, फिर से आपको मैच द फॉलोइंग करना है और करेक्ट बताना है। अच्छा, फॉलिकुलर फेज के अंदर आपके पास गोनाडोट्रोपिन्स होंगे, दोनों FSH और LH, जिसकी वजह से फॉलिक्यूल डेवलप होंगे। ओव्यूलेशन करवाने के लिए LH सर्ज लेता है तो ओव्यूलेशन होता है। ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, ऑल्सो फॉलिकुलर फेज में पिट्यूटरी हार्मोन, ये दोनों आ गए FSH और LH, इसकी वजह से फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, और फॉलिकल फिर एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन करेंगे। तो आप ए को 2 से भी मैच कर सकते हो, 4 से भी मैच कर सकते हो, ठीक है। फिर बी को आप मैच करोगे 3 से और सी को आप मैच करोगे 1 से, आंसर आपके पास आ जाएगा बी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा चेंज ल्यूटियल फेज के टाइम होता है? ल्यूटियल फेज में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका है, तो वो ग्राफियन फॉलिकल अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। ल्यूटियम से फॉलिकल नहीं बनता, फॉलिकल से ल्यूटियम बनता है, आंसर होगा बी, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 94, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? हमें आपको स्टेटमेंट रीड करना है कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में और करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज बनता है, ओव्यूलेटरी फेज के बाद ल्यूटियल फेज में बनता है, ठीक है। इट सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन ये सिक्रीट करता है। अगर ओव्यूलेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है, नहीं बेटा, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करता है, ये गलत है। डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये बात भी सही है, क्योंकि अगर आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन होगा, तो ये बात सही है। और ओव्यूलेटरी फेज में नहीं होता आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये गलत है। आपको करेक्ट बताना है, तो 2 भी करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है, आंसर सी हो जाएगा, 2 और 4 करेक्ट है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग हार्मोन्स दे रखे हैं, आपसे पूछा है परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, ये अलग है, ये अलग है बेटा, ये 95 है, ये 96 से 97 क्वेश्चन के लिए है, अभी 95 यहीं तक है। तो इसके अंदर आपको क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को परमानेंटली रुक जाना, परमानेंट सेसेशन, उसको आप क्या बोलते हो? मेनोपोज। परमानेंटली रुक जाना इज मेनोपोज, इसका आंसर यहाँ पर है, मेनोपोज बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये ABCD आपको मार्क करने हैं और इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आएंगे 96 से 97, तो पहले इनको मार्क कर लो बेटा। ये देखो यहाँ ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन से पहले आप किसका सर्च देखते हो? LH का सर्च देखते हो, LH और FSH दोनों ज्यादा होते हैं, तो ये जो B आपको दिखाई दे रहा है जिसका सर्च है वो LH है, और जो A है वो FSH है फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए। ये वाला कर्व अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपको दिखाई देगा, है ना। तो एस्ट्रोजन का लेवल ओव्यूलेशन से पहले ज्यादा होता है और प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटियल फेज में ज्यादा होता है, तो सी आपके पास एस्ट्रोजन है और डी आपके पास प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। तो LH FSH है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है। अब हम आंसर करते हैं, क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 96, द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन सी। हार्मोन सी आपके पास क्या है? एस्ट्रोजन है। अभी देखा हमने हार्मोन सी हमारे पास क्या है? एस्ट्रोजन है। तो कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेटा FSH हो जाएगा आपके पास, वो फॉलिकल की डेवलपमेंट करेगा, फिर फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, है ना, फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। तो FSH और LH दोनों से फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगी, जिससे फाइनली एस्ट्रोजन आएगा, तो A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 97, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 97 हमें? द रैपिड इंक्रीज ऑफ विच हार्मोन विल इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल मतलब ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किस हार्मोन की वजह से होता है? LH सर्ज की वजह से होता है, और LH आपके पास आ रहा है B, तो आंसर हो जाएगा सी, बढ़िया क्वेश्चन है ये, गलती मत करना है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 98, इनकरेक्ट बताना है और NCERT एग्जाम्पलर का भी है।
ईस्ट्रोजन का लेवल अगर ज्यादा हो तो वो ओव्यूलेशन सर्च करता है, नहीं। एलएच ओव्यूलेशन करवाता है, एलएच का अमाउंट ज्यादा, ठीक है। oogonia के जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं और एक फंक्शनल ओवा को राइज करते हैं इन रेगुलर साइकिल्स फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। वैसे तो फंक्शनल ओवा प्यूबर्टी पे बनता है, लेकिन oogonia पहले स्टार्ट कर चुके होते हैं मेयोटिक डिवीजन, तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं। आगे देखते हैं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर पुअरली मोटाइल या नॉन मोटाइल। ऐसा नहीं है बेटा, मोटिलिटी होती है लेकिन हम उसको इंक्रीज करते हैं। मोटिलिटी होती है मेच्योर स्पर्म में, उसको बाद में इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल, उस टाइम कॉर्पस ल्यूटियम है तो प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है, सही बात है। तो यहाँ पर 1 भी इनकरेक्ट है, 3 भी इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। तो हम इसको करेक्ट ही मान लेंगे कि ठीक है, प्यूबर्टी पर मेच्योर ओवम बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99। आपको फीचर्स बताए हैं कुछ और आपको करेक्ट फेज बताना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिसमें ये सारे फीचर्स होते हैं। तो बहुत ध्यान से देखो। ग्राफियन फॉलिकल का कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाना, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियम का बनना यहीं से आपको पता हो जाना चाहिए बेटा कि ल्यूटियल फेज की बात हो रही है। ल्यूटियल फेस में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, जी हाँ। एंडोमेट्रियम लाइनिंग की मेंटेनेंस होती है, जी हाँ। तो ये ल्यूटियल फेस है जिसको और किस नाम से जानते हैं? सिक्रीटरी फेस। आंसर होगा बी। ये ल्यूटियल फेस है जिसको और किस नाम से जानते हैं? सिक्रीटरी फेस। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 100, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, सही बात है। तो ये इसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन भी कर रहा है बेटा, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के टाइम लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी को इसलिए इंडिकेट कर सकता है क्योंकि जब प्रेगनेंसी नहीं होती तभी मेंस्ट्रुएशन आती है। तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 101। ड्यूरिंग सिक्रीटरी फेज द लेवल ऑफ LH एंड FSH ग्रेजुअली डिक्रीज। फॉलिकुलर फेज में ज्यादा होता है, बाद में कम हो जाता है, सही बात है। इंक्रीज लेवल ऑफ FSH एंड LH इंड्यूस ग्राफियन फॉलिकल टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। ये स्टेटमेंट ही गलत है। पहली बात, ग्राफियन फॉलिकल प्रोजेस्टेरॉन बनाता ही नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, तो ये गलत हो गया। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा, ठीक है। अच्छा, ये इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, दोनों ही तो गलत है, दोनों ही गलत है बेटा। सिक्रेटरी फेस में LH FSH इंक्रीज होता है, नहीं, फॉलिकुलर फेस में होता है, ये गलत है, आंसर डी होगा, डी होगा, डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 102। प्रेगनेंसी के टाइम सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट स्टॉप हो जाते हैं, जी हाँ। फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है, जी हाँ। दोनों स्टेटमेंट सही हैं पर दोनों एकदम अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है पर एकदम अलग अलग स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल संदीप, बी होगा बेटा। आगे देखो 103। स्पर्म्स रिलीज ड्यूरिंग कॉप्युलेशन फाइनली रीच टू विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। पहले स्पर्म्स यूट्रस में जाते हैं, फिर वहां से वो ट्रैवल करते हैं इस्थमस से होते हुए एम्प्यूला पर आते हैं, एम्प्यूला पर फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। अब जो करंट एनसीईआरटी है वो हमें यही बताती है कि एम्प्यूला में फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो कहां पर फाइनली पहुंच जाएंगे स्पर्म्स? एम्प्यूला पर, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। आंसर सी आ जाएगा बेटा, आंसर सी आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 104। हाँ अच्छा, इसलिए रीड गलत किया होगा, है ना, ठीक है। आगे देखो, ऑल कॉपुलेशंस नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी। हर कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती, सही बात है। आपको करेक्ट रीजन बताना है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों कॉपुलेशन के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो fertilization can only occur if sperm are transported to ampullary isthmic junction before the ovum। पहली बात तो बिफोर या आफ्टर नहीं, सेम टाइम पे स्पर्म और ओवम पहुंचना चाहिए। कहां पर? एम्प्यूला। ये एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन, ये क्वेश्चन थोड़े पुराना फॉर्मेट में फॉर्म्ड है, लेकिन अब आप जानते हो एनसीईआरटी क्या पोजीशन बताती है फर्टिलाइजेशन की? एम्प्यूला, एम्प्यूलरी इस्थमक जंक्शन नहीं, ठीक है। तो बिफोर तो नहीं होगा, साइमल्टेनियसली होगा, दोनों ओवम और स्पर्म सेम टाइम पे आने चाहिए, जी हाँ, ठीक है। बिफोर द स्पर्म्स भी नहीं होगा, सेम टाइम पे आने चाहिए, सेम टाइम पे आने चाहिए, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 105। कैपेसिटेशन, ये नीट 2017 में आया है। कैपेसिटेशन क्या होता है बेटा?
कैपेसिटेशन जब स्पर्म्स की एंट्री फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले तो एक्रोसोम को थोड़ा सा डिजेनरेट करता है, एक्रोसोम को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करता है ताकि उसमें से एंजाइम निकले और फर्टिलाइजेशन हो। दूसरा, वो कुछ ऐसे केमिकल्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो सके। टेल में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस करता है जिससे स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो सके। तो कैपेसिटेशन का काम कौन करती है? फीमेल की बॉडी। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मेल के स्पर्म्स को और रेडी बनाती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसे कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन को मार्क कर लो, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर इस पे क्वेश्चन आने के चांस है, इस टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आने के चांस है और ये आपके पीवाईक्यू में भी है। क्या होता है कैपेसिटेशन? स्पर्म आया फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी उसे रेडी करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्या करती है उसको रेडी करने के लिए? एक्रोसोम की मेम्ब्रेन को डिस्टेबलाइज करती है ताकि उसमें से एंजाइम्स रिलीज हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। दूसरा क्या करती है? स्पर्म की टेल में कुछ केमिकल चेंजेस करती हैं ताकि मोटिलिटी इंक्रीज हो सके। स्पर्म की टेल में कुछ केमिकल चेंजेस किए जाते हैं ताकि स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो सके, इसको आप कैपेसिटेशन बोलते हो। ठीक है, हाँ हाँ, अभी करना ही पड़ेगा बेटा, अगर आ रहा है, पर वैसे अब नहीं आएगा मोनिका, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन अब नहीं आएगा बच्चे, अब जो एनसीईआरटी लिखती है वैसा ही क्वेश्चन आपके पास आएगा, एम्पुला ही आएगा। ठीक है, आगे देखो, कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन, किसमें चेंज किए हमने? स्पर्म में, फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन। आपने स्पर्म को रेडी किया फर्टिलाइजेशन करने के लिए, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 107, आपको डायग्राम दे रखा है ओवम का। ए पूछा है आपसे, हाउ विल द स्पर्म ए एंश्योर दैट नो अदर स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। जैसे ही स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को टच करता है बेटा, वो जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस करता है जिससे वो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट कर सके, जिससे वो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट कर सके। तो देखो ये क्या करता है? कोरोना रेडिएटा में चेंजेस करता है? नहीं, तो किस में चेंजेस करता है? जोना पेल्यूसिडा में। जोना पेल्यूसिडा को वो टच करेगा और उसी के अंदर चेंजेस करेगा ताकि फिर कोई और स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज ना कर सके, आंसर होगा बी। याद रखना, चेंजेस किसके सेल सर्फेस में होता है, किसकी मेम्ब्रेन में होता है? जोना पेल्यूसिडा, आंसर होगा बी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 108, मेम्ब्रेनस कवर ऑफ ओवम दैट इज फाउंड एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है ओवम का, तो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि ग्राफिन फॉलिकल से जब ओवम रिलीज होता है उसके पास जोना पेल्यूसिडा। लेकिन अगर आप मैच्योर ओवम की बात करो जो रिलीज होता है बेटा, जोना पेल्यूसिडा के बाहर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप कोरोना रेडिएटा बोलते हो। ये देखो, यहाँ देखो, ये अंदर की तरफ जोना पेल्यूसिडा, ये जो बाहर सेल्स आपको दिख रहे हैं ये कोरोना रेडिएटा। तो जब रिलीज होता है ओव्यूलेशन के टाइम, तब भी बाहर कोरोना रेडिएटा होता है, कोरोना रेडिएटा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। हमारे सर कहाँ हैं? आपके सर यही है बेटा, चिंटू नोट्स लेकर आएंगे आपके पास जल्दी, टेंशन मत लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 109, ड्यूरिंग एक्रोसोमल रिएक्शन द स्पर्म, फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आ गया। एक्रोसोमल रिएक्शन के टाइम स्पर्म्स क्या जोना पेल्यूसिडा के कॉन्टैक्ट में आते हैं? जी हाँ। दे अंडरगो रिएक्शन विद इन द यूट्राइन एनवायरमेंट ऑफ द फीमेल्स? नहीं, एक्रोसोमल रिएक्शन एम्प्यूला पर होता है, यूट्रस में नहीं। एपिडिडाइमिस में भी नहीं होता, और ये एंड्रोजन बनाने का काम भी नहीं करते। एक्रोसोम का काम क्या है? कुछ ऐसे एंजाइम बनाना जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके, जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 110, द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू। एक्रोसोम का सिक्रीशन जो स्पर्म की ओवम के साइटोप्लाज्म में एंट्री में मदद करता है, थ्रू जोना पेल्यूसिडा, वहीं पर टच कर रहा है, वहीं पर कांटेक्ट में आ रहा है और वहीं पर एक्रोसोमल रिएक्शन भी होता है। आंसर क्या होगा? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 111, मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा? देखो अब यहाँ पर फिर से इन्होंने एम्प्यूलर इस्थमिक जंक्शन दिया हुआ है, लेकिन अब आप जानते हो एनसीईआरटी एम्प्यूला लिखती है, अब एनसीईआरटी एम्प्यूला लिखती है। ठीक है, कैपेसिटेशन कौन करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। एक्रोसोमल रिएक्शन कब होता है? जब स्पर्म जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आती है तब एक्रोसोमल रिएक्शंस करती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सेकंड पोलर बॉडी कब बनता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सेकंड पोलर बॉडी जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आने के बाद, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन, इसको याद रखना, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया ना बेटा आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग तरीके से। तो 4123 4123, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो 112, एम्ब्रियो 8 to 16 ब्लास्टोमियर। अब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे आ गए। 8 to 16 ब्लास्टोमियर आपको मोरुला में देखने को मिलते हैं, उससे ज्यादा आपको ब्लास्टुला में देखने को मिलते हैं, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो 113, मोरुला
इज नोन एज डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन। तो पहले आपको पता है जाइगोट बनता है, जाइगोट क्लीवेज शुरू करता है, सबसे पहले मोर्यूला बनता है, मोर्यूला से ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टुला की डेवलपमेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट, तो उसको एक साथ भी बोल देते हैं, इसको एक साथ भी बोल देते हैं। वहां से आएगा गैस्ट्रुला, वहां से आएगा गैस्ट्रुला, ठीक है, और इसी ब्लास्टुला की इम्प्लांटेशन होती है, इसी ब्लास्टुला की इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो मोर्यूला स्टेज किसके बीच में आ रही है, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में, आंसर ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 114, फिर से आपके पास एक डेवलपमेंटल स्टेज का फ्लो चार्ट आ रहा है, तो आपको बताना है ABCD के बारे में। अच्छा, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट क्लीवेज करता है, तो सबसे पहले क्या बनता है, मोर्यूला, ये मैंने आपको अभी बताया। मोर्यूला में और डिविजन्स होती हैं तो ब्लास्टोसिस्ट बनती है, ब्लास्टोसिस्ट के बीच में कैविटी होती है और 2 लेयर्स हैं, जो बाहर की तरफ जो आउटर लेयर है, बेटा ये आउटर लेयर लिखा हुआ है, बाहर की तरफ जो आउटर लेयर है वो आपको पता है ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट ही यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड करती है, इम्प्लांटेशन करती है, और जो अंदर वाले सेल्स हैं वो इनर सेल मास है, जो अंदर वाले सेल्स हैं वो इनर सेल मास है, वो डी हो जाएगा। तो ABCD बताओ जरा, मोर्यूला, ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, ए ही आपका आंसर हो जाएगा, ए ही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 115, ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू, ये आपने अभी देखा, ब्लास्टोसिस्ट में जितने भी ब्लास्टोमियर हैं वो बाहर की तरफ एक ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं और अंदर की तरफ एक इनर सेल मास बनाते हैं, है ना, तो आंसर हो जाएगा ए। बाहर की तरफ सेल मास नहीं बनाते, बाहर की तरफ सेल मास नहीं बनाते, बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट, अंदर की तरफ इनर सेल मास, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 116, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस विच पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, जो अंदर वाला इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट एम्बेडेड हो जाता है, इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाता है, आंसर होगा बी। आगे क्वेश्चन 117, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, इसे ही इम्प्लांटेशन कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट का एम्बेड हो जाना यूट्रस के अंदर, इसे ही इम्प्लांटेशन कहते हैं, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 118, एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, ठीक है, सेकंड पोलर बॉडी का बनना, अगेन सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी बेटा, स्पर्म की एंट्री लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो स्पर्म की एंट्री के बाद लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले, तीसरी बार आपने इस तरीके का क्वेश्चन देख लिया, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 119, क्या कह रहा है, ऑल दी हैप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव, फीमेल के जितनी भी गैमेट्स है बेटा सब में एक्स क्रोमोसोम है, मेल के गैमेट्स में 50-50 होता है, कुछ में एक्स क्रोमोसोम है कुछ में वाई क्रोमोसोम है, लेकिन जो हैप्लॉइड गैमेट फीमेल बनाएगी उसमें सब में एक्स क्रोमोसोम होगा, आंसर होगा ए, वेरी नाइस, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 120, क्लीवेज दैट अकर्स इन द जाइगोट as it moves through the isthmus or oviduct toward the uterus is, cleavage that occurs in the zygote as it moves towards through the isthmus or oviduct towards the uterus is, तो बेटा आपका जो डिवीजन चल रहा होता है उस टाइम जो क्लीवेज होता है वो मियोटिक डिवीजन नहीं है, मियोटिक को ही रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, तो वो भी नहीं है, तो वो कैसी डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है। कैसी डिवीजन होती है बेटा, माइटोटिक डिवीजन, क्लीवेज में कोई मियोटिक डिवीजन नहीं होती, माइटोटिक डिवीजन होती है, बी होगा। फिर से आपके पास मैच द फॉलोइंग आ रहा है, देखो जरा, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर जो एंडोमेट्रियम में जाएगी, ठीक है। क्लीवेज क्या है, जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन करना, जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन करना, उससे आप क्लीवेज कहते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो इनर सेल मास, उसके बाद देखो इनर सेल मास, इनर सेल मास के अंदर क्या हो रहा है, जो सेल्स एम्ब्रियो बनाएंगे, जो डिफरेंशिएट कर कर एम्ब्रियो बनाएंगे, फिर आता है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में एम्बेडेड होगा ब्लास्टोसिस्ट आपके एंडोमेट्रियम में, आंसर आएगा 3412, 3412, देखो जरा, अच्छा 3421, सॉरी 21, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 122, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, फिर से डायग्राम आ रहा है आपके पास एनसीईआरटी का इम्प्लांटेशन वाला, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मार्क कर लो इसको, गलती हो जाती है वरना आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में द सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, फिर से वही बात आ गई बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं बिफोर फर्टिलाइजेशन, सेम चीज आ रही है, तो ये ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपके पास। फिर भी बाकी रीड कर लेते हैं, मोर्यूला 8 to 16 ब्लास्टोमियर, जी हाँ, ट्रोफोब्लास्ट एम्बेडेड करता है एंडोमेट्रियम में, जी हाँ,
इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाता है, जी हाँ, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये ए आपके पास इनकरेक्ट है, ये ए आपके पास इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 123, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास, ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, बिल्कुल हर कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती, सही बात है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एट द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, फिर से ये एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन बोल रहे हैं, पर आपको पता है एम्पुला है अब एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ सेम टाइम साइमल्टेनियसली होना चाहिए, जी हाँ। और ये क्या इसका रीजन भी है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर ये सेम टाइम पे नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर होगा ए। वेरी नाइस शिवम, समन, बहुत अच्छा, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 124, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास, द सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, एक्रोसोम का सिक्रीशन फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, जी हाँ। एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, नहीं बेटा, कैपेसिटेशन बहुत पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर देता है, फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, ठीक है। तो ए आपके पास करेक्ट है, बट रीजन गलत है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा बच्चे, यहाँ पे आंसर सी होगा। एक सेकेंड, आंसर आपके पास सी होगा, ठीक है, आंसर आपके पास सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल आंसर सी होगा, ठीक है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 125, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है। अच्छा, द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स एंडोमेट्रियम से अटैच होती है, ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट दोनों ठीक है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी होगा, ठीक है। आगे देखो, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोफोब्लास्ट पे आती है इम्प्लांटेशन के बाद, ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आती हैं, जिन्हें कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, ये प्लेसेंटा बनाने में मदद करती है, ये प्लेसेंटा बनाने में मदद करती है। आगे देखो, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर्म्ड बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस एंड मेटर्नल बॉडी, फीटस और मेटर्नल बॉडी के बीच में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उससे आप क्या बोलते हो, प्लेसेंटा, उससे आप क्या बोलते हो, प्लेसेंटा, ठीक है। आगे देखें, द एम्ब्रियो रिमेन कनेक्टेड टू प्लेसेंटा थ्रू, प्लेसेंटा बन गया, अब एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से कौन कनेक्ट करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, कौन कनेक्ट करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है। आगे देखो, इनकरेक्ट बताना है तो सर्कल कर लेते हैं, इनकरेक्ट बताना है, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, सही बात। रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट, सही बात। प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्टेड है अम्बिलिकल कॉर्ड से, सही बात। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम कर रहा है, जो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, गलत बेटा, प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रीट करता है, एंजाइम नहीं, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है, जो हार्मोन सिक्रीट करता है, एंजाइम नहीं, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। आगे देखो 130, इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होता, नॉट बोला, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, बिल्कुल, एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, LH नहीं होता, LH पिट्यूटरी हार्मोन है, LH पिट्यूटरी हार्मोन है, याद रखना, पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, प्लेसेंटा से नहीं, पिट्यूटरी हार्मोन है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 131, ये नीट 2016 का है, मार्क करो। हार्मोन्स जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब कौन बनाता है, प्लेसेंटा, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम बनने वाले हार्मोन्स है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम बनते हैं, प्लेसेंटा बनाता है, डी होगा, डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा हार्मोन ओवरी सिक्रीट करती है बट इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, एक हार्मोन एनसीईआरटी बताती है, रिलैक्सन, इकलौता हार्मोन ओवरी से रिलीज हो रहा है बट प्रेगनेंसी के लेटर फेज में पैचुरेशन के लिए बॉडी को रेडी करता है, रिलैक्सन, सी होगा। आगे देखो 133, कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम ही बनता है, ओनली, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम, HCG भी, HPL भी, रिलैक्सिन भी, सारे ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम बनते हैं, आंसर डी होगा, बहुत बढ़िया रिया कशिफ, बहुत बढ़िया। आगे देखो 134 आ रहा है आपके पास, क्या कह रहा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, इन सब का लेवल इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों, ये फीटल की ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, मदर में जो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से अमाउंट ज्यादा है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करते हैं, सारे ही रीजंस है, सारे ही रीजंस एकदम करेक्ट है, और सारी रीजंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखो, फिर से मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास, कोरियोनिक विलाई, ये किससे बनते हैं, ट्रोफोब्लास्ट से, प्लेसेंटा बनाने का काम करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ट्रोफोब्लास्ट से बनते हैं। प्लेसेंटा क्या है, फीटस और मदर के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, वो प्लेसेंटा है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से कनेक्ट करने का काम करती है। ओवरी क्या, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। तो 2, 3, 4 और 1 आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो 136 क्या कह रहा है, इम्प्लांटेशन के बाद
ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा पार्ट डिफरेंशिएट कर कर एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनाता है बेटा? आपका इनर सेल मास। एम्ब्रियो कौन बनाता है? इनर सेल मास। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म भी कौन बनाएगा? इनर सेल मास। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 137। यहां पर आपको फिर से इम्प्लांटेशन के बाद वाला स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का दिखाया हुआ है, यूट्रस आपको दिखा रहे हैं। क्या होगा अगर ए को रिमूव करते? हाउ विल द रिमूवल ऑफ ए अफेक्ट द फीटस? ए क्या है बेटा? ये क्या है? ए अम्बिलिकल कोड की बात हो रही है। अगर अम्बिलिकल कोड को हटा देंगे तो क्या एचसीजी नहीं बनेगा? वो तो प्लेसेंटा बनाता है। क्या रिलैक्सिन नहीं बनेगा? वो तो ओवरी बनाती है। क्या सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा? जी हाँ, ये आपका आंसर है। अम्बिलिकल कोड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है, CO2 का रिमूवल होता है, तो आंसर सी होगा। आगे देखो, जो इनर सेल मास है उसमें सर्टेन सेल्स हैं जिन्हें आप स्टेम सेल बोलते हो। स्टेम सेल की पोटेंसी क्या है बेटा? स्टेम सेल टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट होते हैं यानी वो एक सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। कुछ टिश्यू और ऑर्गन बनाना नहीं, सारे टिश्यू और ऑर्गन बनाना बिल्कुल सही। सिर्फ कार्डियक सेल्स बनाना नहीं, वो सारे टिश्यू और ऑर्गन बना सकते हैं, उनको टोटीपोटेंट बोलते हैं। आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 139, फिर से मैच आ रहा है आपके पास। मॉन्स प्यूबिस एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया है। एंट्रम, एंट्रम आपको टर्शरी फॉलिकल में दिखता है। टर्शरी फॉलिकल यहां पर आपको नहीं दे रखा, तो आप ग्राफियन फॉलिकल में भी होता है एंट्रम, मार्क कर सकते हो। ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोएक्टोडर्म अगेन ट्रोफोब्लास्ट बनने से पहले वाला स्टेप है, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में आ जाएगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में आ जाएगा। निबर्नकन, निबर्नकन क्या है बेटा? स्पर्म के मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एक दूसरे पर इस तरीके से रैप करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, उसको आप निबर्नकन बोलते हो। निबर्नकन एक स्पेशल पैटर्न है जिस फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में प्रेजेंट होते हैं, तो आप इसको स्पर्म से मैच कर सकते हो। ठीक है, तो 3412 3412 आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। वेरी नाइस। आगे देखो 140, फीटस ने लिम्ब और डिजिट्स डेवलप कर लेना कौन से मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है? फर्स्ट मंथ पे हार्ट की डेवलपमेंट होती है, सेकंड मंथ पे बेटा लिम्ब्स और डिजिट्स की डेवलपमेंट हो जाती है, तो सेकंड मंथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड मंथ में क्या होता है? मैक्सिमम ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाकी सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिफ्थ मंथ पे मूवमेंट दिखती है, बॉडी हेयर मूवमेंट, ये सब आपको फिफ्थ मंथ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, और फिर 24 वीक्स के बाद आईलिड सेपरेट हो जाना, वो सब होता है। आगे देखो 141, 141 क्या हो रहा है यहाँ पे? हार्ट का बनना पहले ही मंथ में हो जाता है, फर्स्ट मंथ। लिम्ब और डिजिट्स का बनना सेकंड मंथ में होता है, अभी मैंने आपको बताया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया और बाकी ऑर्गन्स का बनना थर्ड मंथ में हो जाता है। बॉडी पर हेयर आना और बॉडी की मूवमेंट शो होना वो फिफ्थ मंथ में होता है। तो 2143 आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 142। आपको ये स्टेजेस बता रखी है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, इनकरेक्ट आपको बताना है। एम्ब्रियो का हार्ट सबसे पहला बनने वाला ऑर्गन है, जी हाँ। सारे के सारे मेजर ऑर्गन्स जो हैं वो सेकंड मंथ में बन जाते हैं, नहीं बेटा, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स बनती हैं। सारे मेजर ऑर्गन्स थर्ड मंथ में बनते हैं, थर्ड मंथ में बनते हैं। पहली मूवमेंट सेवेंथ मंथ में आती है, जी नहीं, पहली मूवमेंट फिफ्थ मंथ में आती है। बेबी की पहली मूवमेंट फिफ्थ मंथ में, फीटस की पहली मूवमेंट फिफ्थ मंथ में आती है। आई लैशेस सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में बनते हैं, जी हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में हेयर सेपरेट हो जाएंगे और आई लैशेस आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो आपके पास इनकरेक्ट आपको बताना है, 2 और 3 इनकरेक्ट है, आंसर ए हो जाएगा। 2 और 3 इनकरेक्ट है, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए इसको मार्क कर लो। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा फीमेल बॉडी में, फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगैमी होगी, जाइगोट बनेगा, बिल्कुल, वो जाइगोट क्लीवेज करेगा और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही सीक्वेंस है। फिर भी आप बाकी देख लो, बाकी देख लो। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बता रखा है? अच्छा 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 अच्छा, देखो बेटा, यहाँ इन्होंने क्या बना है? जाइगोट बना, जाइगोट के सेल का डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन पहले नहीं होता, पहले सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है, बाद में डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अच्छा, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट आया फीमेल बॉडी में, सिनगैमी हुई, सेल का डिवीजन हुआ, जाइगोट के सेल का डिवीजन हुआ जिससे क्लीवेज बोलते हैं, डिफरेंशिएशन हुआ, उससे ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ। ये ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा ठीक है। गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट आया फीमेल बॉडी में, सिनगैमी हुई, जाइगोट का सेल डिवीजन हुआ, पहले ऑर्गेनोजेनेसिस बाद में डिफरेंशिएशन नहीं होता, पहले डिफरेंशिएशन बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, गैमेट की सिनगैमी ट्रांसफर से पहले हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया बच्चे ये क्वेश्चन? समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 144, असर्शन रीजन। प्लेसेंटा
एम्ब्रियो से कनेक्टेड है थ्रू अम्बिलिकल कोड, जी हाँ। अम्बिलिकल कोड सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, जी हाँ। ये स्टेटमेंट सही है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करी, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो, प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, जी हाँ। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा रिलैक्सिन सिक्रेट करता है, गलत। अभी आपने देखा रिलैक्सिन कौन बनाती है, ओवरी, प्लेसेंटा नहीं बनाती, आंसर सी हो जाएगा। असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 146, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है। फीटस की पहली मूवमेंट 3rd मंथ में होती है, जी नहीं, 5th मंथ में, 5th मंथ में। पहला ट्राइमेस्टर एंड होने पर आईलिड सेपरेट हो जाती है, नहीं, ये 2nd ट्राइमेस्टर एंड होने पर होता है, ये 2nd ट्राइमेस्टर एंड होने पर होता है। दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा, दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो 147, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो टाइम होता है प्रेगनेंसी का उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। डिलीवरी का प्रोसेस, फीटस के अंदर जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है उसको आप क्या बोलते हो, पार्चुरेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। उसके लिए जो रिफ्लेक्स आता है उसे क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। उसके लिए जो रिफ्लेक्स आता है उसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 149, जो सिग्नल आता है पार्चुरेशन के लिए वो कौन डेवलप करता है, फुल्ली डेवलप फीटस, बिल्कुल। प्लेसेंटा, बिल्कुल, दोनों ही बेटा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी बोल देंगे ओनली फीटस, फिर बोल देंगे ओनली प्लेसेंटा, तो दोनों फुल्ली डेवलप्ड फीटस भी और प्लेसेंटा भी दोनों आपको सिग्नल देते हैं पार्चुरेशन का। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन बताना है यहां पर आपको मैच कर कर। जेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को बोलते हैं, पार्चुरेशन फीटस की डिलीवरी होना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जिसमें माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा एक रिफ्लेक्स देता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। बर्थ के बाद, फीटस की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा का भी एक्सपल्शन हो जाता है। तो 2, 3, 1, 4 आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 151, 151, मिल्क प्रोडक्शन, इसको आप क्या बोलते हो, लैक्टेशन। मिल्क प्रोडक्शन को आप क्या बोलते हो, लैक्टेशन। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। प्रोलैक्टिन हार्मोन से होता है। इनकरेक्ट बताना है। पार्चुरेशन को एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इंड्यूस करता है, सही बात। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ऑक्सीटोसिन का रिलीज ट्रिगर करता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही बात है। फिर ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल पे काम कर कर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, सही बात। प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी ऑफ इन्फेंट, ये भी सही है। तो गलत क्या है यहाँ पे आपके पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बताना है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये गलत हो जाएगा ना। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, बी हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, इनमें से कौन सा हार्मोन मिल्क इजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, फीटल इजेक्शन के लिए भी। तो आपका पार्चुरेशन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये मिल्क इजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये इसको बर्थ गिविंग हार्मोन भी बोलते हैं, ये पार्चुरेशन भी करवाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन बहुत सारे काम करता है। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है स्टार्टिंग में उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसमें एंटीबॉडीज भी हैं, IgA एंटीबॉडी है, इसमें न्यूट्रिशन भी है। जो पहला मिल्क होता है उसको आप कोलेस्ट्रम बोलते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 155, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, ये NCERT एग्जाम्पलर में है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा बर्ड्स और मैमल्स में, जी हाँ। कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी और न्यूट्रिएंट्स हैं, जी हाँ। पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंजेस ऑन एग सरफेस, होता तो है, होता तो है, एग सरफेस में केमिकल चेंजेस होते हैं। ह्यूमन फीमेल में इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जी फर्टिलाइजेशन के 7th to 9th डे पे इम्प्लांटेशन होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसको इनकरेक्ट लेंगे बेटा, क्योंकि ये अब यहाँ पर मोस्ट करेक्ट सी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो चेंजेस हैं वो जोना पेल्यूसिटा में आते हैं, इन्होंने सीधा एग सरफेस ले लिया। ये जब मैं एग्जाम्पलर बता रही थी आपको, हमने ऑल एग्जाम्पलर किए हैं 12th के, मैंने तब भी एक क्वेश्चन आपको बताया था कि एग सरफेस ना लिख के जोना पेल्यूसिटा लिखना ज्यादा सही होता है। ठीक है, आगे देखो कोलेस्ट्रम में क्या क्या है, एंटीबॉडी भी है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो दोनों A and B आ जाएगा। एंटीबॉडीज भी हैं और न्यूट्रिएंट्स भी हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर आपके पास असर्शन रीजन आ रहा है एक और, क्या कह रहा है आपको, पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन डेवलप फ्रॉम द फुल ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, बिल्कुल फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा सिग्नल देता है और एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। दोनों सही है बट इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। रिलेटेड नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड पाचुरेशन, डिफरेंशिएशन होता है और पाचुरेशन भी होता है। लैक्टेशन चाइल्ड बर्थ के बाद स्टार्ट होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। लैक्टेशन चाइल्ड बर्थ के बाद स्टार्ट होती है, ये बात भी सही है। तो आफ्टर पाचुरेशन, पाचुरेशन होने के बाद ही मेमोरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन होता है। क्यों? क्योंकि लैक्टेशन चाइल्ड बर्थ के बाद ही स्टार्ट होती है। अब ये रिलेटेड है तो दोनों सही, ये रिलेटेड भी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लैक्टेशन चाइल्ड बर्थ के बाद स्टार्ट होती है, इसीलिए पाचुरेशन के बाद मेमोरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन होता है। तो ये बेटा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर ए हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड्स ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड, बिल्कुल। ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज कोलेस्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल। क्यों पहले कुछ टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड की जाती है? क्योंकि कोलेस्ट्रम रिलीज होता है और कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज भी हैं, न्यूट्रिएंट भी हैं। तो ये करेक्ट भी है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये करेक्ट भी है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, उसके बाद फाइनली हमने इस चैप्टर की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली। अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे चैप्टर डन चाहिए, इसमें तो बहुत मेहनत लगी है हमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे लगता है हमने इस चैप्टर में देखे, पर एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर हो गई। अपने मार्क्स अगर खुद से आपने लिखे हैं तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि कितनी और मेहनत की जरूरत है और कितनी नहीं है। मेहनत करते रहो बेटा, अब नीट के एग्जाम में ज्यादा टाइम रह नहीं गया, तो इधर उधर हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और प्रैक्टिसेस के साथ, और चिंटू नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नहीं किया है तो बाकी सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैप्टर डन हो गया तो लिख देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले लेक्चर में।